ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम इवान है। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तभी अचानक उसके घर का दरवाजा बजता है। इवान जब दरवाजा खोलता है तो बाहर उसे दो लड़कियां नजर आती है जो पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। दोनों बहुत परेशान लग रही थी। वो इवान को बताती है कि वो एक पार्टी में जा रही थी लेकिन रास्ता भटक गई। बारिश की वजह से उनके मोबाइल फोन भीगकर बंद हो गए जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी और लोकेशन भी नहीं देख पा रही थी। इवान को दोनों पर दया आ जाती है और वह उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह उन्हें घर के अंदर बुलाता है। सबसे पहले वह उन्हें तौलिया देता है ताकि वो अपने भीगे हुए कपड़े सुखा सके। फिर वह अपना आईपैड देता है ताकि वो पार्टी की लोकेशन सर्च कर सके। जब जेनेसिस आईपैड पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जिस पार्टी में उन्हें जाना था वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। तब इवान उनके लिए एक कैब बुक करता है। उस कैब को आने में 45 मिनट का समय लगने वाला था। चूंकि दोनों लड़कियां बारिश में पूरी तरह भीग गई थी, वो इवान से बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है। इवान उन्हें इजाजत दे देता है। वो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और फिर इवान के पास आती है जो उस समय उनके लिए कॉफी बना रहा होता है। अब तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इवान उनसे पूछता है कि वो क्या काम करती है। तब एक लड़की बताती है कि वो एक एयर होस्टेस है और अपने यात्रियों को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। फिर इवान को ये दिखाने की कोशिश करती है कि एयर होस्टेस कैसे यात्रियों की सेवा करती है, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ बहकाने वाला व्यवहार करने लगती है जिससे इवान असहज महसूस करता है। इवान को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी कुर्सी बदलकर थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि कैब को आने में अभी भी 20 मिनट बाकी है। इसी बीच लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। इवान बताता है कि उसकी पत्नी एक पेंटर है और वह एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। इवान उन्हें अपनी पत्नी की बनाई हुई पेंटिंग्स भी दिखाता है। बातचीत करते करते बेला और जेनेसिस इवान के काफी करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इवान उन्हें बार बार नजरअंदाज करता है और उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। जब इवान फिर से अपना मोबाइल चेक करता है तो देखता है कि कैब आने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उसे दोनों लड़कियों का बर्ताव अब अजीब सा लगने लगा था। लेकिन ठीक कैब आने से 2 मिनट पहले बेला और जेनेसिस चुपके से बाथरूम में चली जाती है। इवान जब देखता है कि बाथरूम में है तो वह उसके गीले कपड़े सुखा देता है और वह बाथरूम के बाहर से कहता है, तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, कैब भी बाहर आ गई है। लेकिन अंदर से दोनों कोई जवाब नहीं देती। वो बाथरूम में नहाने में मस्त होती है और इवान की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। जब इवान बार बार बाथरूम के बाहर से कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, कैब आ गई है, अब बाहर आ जाओ, तो भी बेला और जेनेसिस बाहर नहीं आती। इवान को कुछ अजीब लगने लगता है। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर बिना उन्हें देखे कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों लड़कियां बिना किसी झिझक के उसके सामने खड़ी है और बहुत करीब आने की कोशिश कर रही है। वो इवान को बहकाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह भी उनके साथ आए। वो इवान से चिपकने लगती है। इवान पहले तो खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। लेकिन जब लड़कियां उस पर बहुत ही ज्यादा दबाव डालती हैं तो वह पूरी तरह घिर जाता है और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो पहले बाथरूम में फिर बेडरूम में उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। इस दौरान जो कैब इवान ने बुक की थी वो आई तो थी, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चली गई क्योंकि कोई बाहर नहीं आया। सुबह जब इवान की नींद खुलती है तो उसे दोनों लड़कियां कमरे में नहीं दिखती। वो सोचता है कि शायद वो चुपचाप घर से निकल गई होगी, लेकिन तभी उसे किचन से हंसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो किचन में जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। किचन पूरी तरह से फैला हुआ और गंदा है। उन्होंने वहां बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखी थी और चीजें बिखेरी हुई थी। उसी वक्त इवान की पत्नी कैरन का वीडियो कॉल आता है। इवान किचन की हालत छिपाने के लिए बाहर जाकर कॉल उठाता है और अपनी पत्नी से सामान्य तरीके से बात करता है, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन और घबराया हुआ होता है। बात खत्म होते ही इवान घर के अंदर लौटता है और गुस्से में उन दोनों से कहता है, अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से तुरंत बाहर निकलो। वो देखता है कि बेला और जेनेसिस उसकी पत्नी की पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचा रही है। ये वही आर्ट वर्क था जो उसकी पत्नी ने मेहनत से आर्ट गैलरी के लिए बनाया था। अब इवान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, अगर जेल नहीं जाना चाहती हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। लेकिन ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। जो कहती है, हम दोनों की उम्र कम है और तुमने हमारे साथ रात को शारीरिक संबंध बनाए जो कानून अपराध है। अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम जेल जाओगे। ये सुनकर इवान को अपने किए पर पछतावा होता है और वो सोचता है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी एक रात की गलती मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। तभी घर की घंटी बजती है। जब इवान दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कैरन की दोस्त बाहर खड़ी है।
वो बस ये पूछने आई थी कि क्या इवान को कुछ चाहिए या किसी मदद की जरूरत है। इवान अब बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की बेला और जेनेसिस को घर के अंदर देख ले। लेकिन जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जेनेसिस अचानक घर के बाहर आ जाती है और इवान से चिपकने लगती है। ये देखकर कैरन की दोस्त को लगता है कि इवान को इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। वो गुस्से में इवान को गालियां देती है और चिल्लाती है, मैं अभी कैरन को सब बताऊंगी। इसके बाद वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब इवान को लगता है कि अगर ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाएगा। जब इवान उन दोनों लड़कियों को कुछ दूर एक घर के सामने छोड़ आता है तो उसे लगता है कि अब मुसीबत खत्म हो गई है। लेकिन जब वो वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि घर पूरी तरह से गंदा और अस्त व्यस्त कर दिया गया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। इवान सबसे पहले घर की सफाई करता है ताकि घर दोबारा सामान्य स्थिति में आ सके। फिर वो अपने आर्किटेक्चर का काम करने बैठ जाता है। तभी उसे अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है तो पाता है कि उसकी फैमिली फोटो जमीन पर गिर गई है। जैसे वह फोटो को उठाने के लिए झुकता है, पीछे से जेनेसिस उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद इवान को होश आता है तो वो खुद को अपने ही बिस्तर से रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद वो और भी हैरान हो जाता है जब जेनेसिस स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है और बेला के साथ मिलकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करती है। इवान बहुत डर जाता है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसी समय उसकी पत्नी कैरन का वीडियो कॉल आता है। जेनेसिस इवान को धमकी देती है कि अगर उसने बेला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो उसके कपड़े उतार देगी और लाइव वीडियो कॉल पर उसकी पत्नी को सब कुछ दिखा देगी। इवान को डर होता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वह मजबूरी में उनकी बात मान लेता है। जब इवान बेला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो जेनेसिस पूरी इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। कुछ देर बाद जब जेनेसिस बाहर खाना खाने जाती है तो इवान मौका देखकर रस्सी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत लगाकर बेला को धक्का देता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वह भागते हुए जेनेसिस के पास पहुंचता है, जो बाहर कुछ खा रही थी। लेकिन जैसे ही वह उसे रोकने की कोशिश करता है, जेनेसिस उस पर फिर से हमला करती है और वह फिर बेहोश हो जाता है। जब इवान को दोबारा होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। बेला और जेनेसिस अब उससे मजाक करने लगती है और ताश का खेल खेलने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद कैरन का एक वर्कर जिसका नाम लुई था उसके घर आता है। वो कैरन की बनाई हुई आर्ट लेने आया था। अब बेला और जेनेसिस डर जाती है कि लुई को अगर इवान मिल गया तो उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो इवान को एक कमरे में छिपा देती है। फिर दरवाजा खोलकर लुई को बताती है कि वो दोनों कजिन बहनें हैं और घर में कोई चोर घुस आया था, इसलिए इवान उस चोर के पीछे गया है। लुई को यह सब बात अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी उसकी नजर दीवार पर रखी कैरन की पेंटिंग पर जाती है, जिसे उन लड़कियों ने बर्बाद कर दिया था। यह देखकर लुई को शक होने लगता है कि ये लड़कियां कुछ छिपा रही है। तभी अंदर से इवान की आवाज आती है। लुई उसे बचाने के लिए जाता है और रस्सियां खोलने लगता है, लेकिन उसी समय लुई को अस्थमा अटैक आता है और वह इनहेलर मांगता है जो जेनेसिस के पास होता है। इनहेलर लेते वक्त वो गिर जाता है, उसका सिर रस्सी से टकराकर फट जाता है और कुछ ही समय में लुई की मौत हो जाती है। दोनों लड़कियां इस पर हंसती हैं, जैसे उन्हें किसी जान जाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों लड़कियां इवान और लुई के फोन से झूठे मैसेज भेजती हैं ताकि ऐसा लगे कि लुई और कैरन के बीच अफेयर था और इवान ने गुस्से में लुई को मार डाला। वो लुई की डेड बॉडी उसकी ही गाड़ी में रखकर उसके घर में दफनाने की तैयारी करती है। इवान फिर से मदद मांगता है और छुपी हुई गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस को गन मिल जाती है। अब वो इवान से कहती है कि अब उसे हाइड एंड सीक खेला जाएगा, अगर वह पकड़ा गया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इवान डर के मारे छिप जाता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। अगले ही दिन में सुबह होती है और दोनों लड़कियां इवान को खींचकर गड्ढे तक ले जाती है, उस गड्ढे में दफना देती है, लेकिन उसका सिर जमीन के ऊपर छोड़ देती है। वो कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, बस तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा था। वेला इवान को ये वीडियो दिखाती है जिससे वह स्कूल यूनिफॉर्म में इवान के साथ संबंध बना रही होती है और यह सब रिकॉर्ड हो चुका होता है और ये वीडियो बेला ने इवान के फोन से उसकी पत्नी को भेज देती है। जब इवान की बीवी ये वीडियो देखती है तो उसे लगता है कि इवान ने उसके पीठ पीछे पार्टी की और मौज की, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।